जी मैं अब आपके पास आना चाहती हूँ। अजय आलोक को भी हमने सुना, और क्योंकि कास्ट सेंसस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, कहाँ पेच फंसा है, क्या वाकई ये पॉलिटिक्स ग्रिप है क्या कि कुछ तो बदलेगा? 52% से कम हुआ तो भी घाटा और 52% से ज्यादा हुआ तो भी घाटा। बड़ी डेलिशियस आयरनी है ये कि जो पार्टियां, जैसे बीजेपी को कमंडल वाली पार्टी कहा जाता था, बहुत सी पार्टियां जैसे राजीव रंजन जी की पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, ये मंडल वाली पार्टी है। तो पहले मंडल और कमंडल था। डेलिशियस आयरनी ये है कि इस पैनल में बैठे सभी लोग ये कह रहे हैं कि जातिगत आधारित जनगणना होनी चाहिए। ये बदला है इस देश में। इसलिए मैंने कहा मंडल 2.0 कराएं या नहीं, लेकिन इसकी चर्चा करनी पड़ेगी, हामी भरनी पड़ेगी। मैं एक उदाहरण दे दूं। 10 अगस्त 2021 एक संशोधन विधेयक आया इस सदन में, पार्लियामेंट में। पहले राज्यों को यह अधिकार था 93 से लेकर 2018 तक कि कौन सी जाति ओबीसी में आएगी कि नहीं, ये स्टेट डिसाइड करे। सेंटर ने यह अधिकार छीन लिया। जब अलग अलग राज्यों से ये डिमांड आने लगी, महाराष्ट्र में मराठा कहने लगे हमें आरक्षण चाहिए, गुजरात में पटेल कहने लगे हमें आरक्षण चाहिए, राजस्थान में गुर्जर कहने लगे, कर्नाटक में लिंगायत कहने लगे, तो इस संशोधन विधेयक में यह अधिकार वापस राज्यों को दे दिया गया और 385 वोट पक्ष में पड़े, एक भी खिलाफ नहीं। उसके पहले 3 हफ्ते तक महंगाई हो जाए, किसानी हो जाए, बेरोजगारी हो जाए, महामारी हो जाए, किसी चीज पे चर्चा नहीं हुई थी। हंगामा था, इस पे शांति थी। देश की राजनीति ऐसे बदली है। इसलिए कोई भी इस पैनल में बैठा हुआ आदमी ये नहीं कहेगा कि हम नहीं चाहते, कि हम नहीं चाहते। लेकिन कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। मैं और कुछ एग्जांपल दे दूं आपको। 1980 में मंडल कमीशन की सिफारिश आई थी, 90 के बाद लागू हुई। कांग्रेस बैठी थी उस सिफारिश पे। जिस कुलीन वर्ग का जिक्र कर रहे थे, मैं बीच में आना चाह रहा था, मनोज सिंह काका, जिनके साथ वो आज इंडिया के हिस्सा हैं, वो 2004 के बाद भी उनके साथ थे। उसी कुलीन वर्ग, उस समय कांग्रेस भी उसको रिप्रेजेंट किया करती थी भाई। एक जमाने में तो 51 में तो सरदार पटेल ने भी कहा था कि इससे वैमनस्य बढ़ेगा, नहीं कराना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे राजनीति बदली और वीपी सिंह ने भी, अब है नहीं वो, वीपी सिंह ने भी वो सिफारिश तब मानी जब देवीलाल इंडिया गेट पे, जब वो खिलाफ हो गए थे, इंडिया गेट पे प्रदर्शन करने वाले थे। वाजपेयी जी बताएंगे इस बात को। जब ऐसा लगा उन्हें कि ये बात उठेगी तो प्रीएम्प्ट करते हुए मंडल कमीशन लेकर सामने आ गए और बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था, क्योंकि वो उस समय कमंडल की राजनीति कर रहे थे। इस देश में स्थिति क्या है ओबीसी की, और ओबीसी की बात छोड़ दीजिए, जातीय आधारित जनगणना में तो सबकी गणना होगी ना। अगड़ों में कौन पिछड़ा है इसकी भी तो बात होगी। तो हम एक्शन जो लेंगे, हम बजट जो बनाएंगे, चाहे वो पिछड़े जो आखिरी पायदान पे खड़ा है, उसके लिए भी तो आपको आंकड़े चाहिए। और कोई प्रामाणिक आंकड़ा अजय आलोक क्यों नहीं कह रहे हैं कि नहीं होगी? ऑन रिकॉर्ड नहीं कह सकते वो, क्योंकि 2009 में ओबीसी के, और ये सीएसडीएस का आंकड़ा है, 22% वोट मिले थे। 2019 में मैं देख रहा था कि 44% ओबीसी के वोट मिले थे। 2 गुने हो गए, 2 गुने वोट हो गए। तो बीजेपी का मंडलीकरण हो चुका। बीजेपी को लीड नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो अपने आप को सबसे बड़ा नेता बताते हैं। ओबीसी, अपने आप को ओबीसी बताते हैं। तो इस राजनीति को समझने की जरूरत है कि जब राजनीति ऐसे होगी, उसका चक्र ऐसा घूमा है कि आप डिनाई नहीं कर सकते। तो करेंगे नहीं, क्योंकि बात एक और आएगी। इंदिरा साहनी केस में क्या था? 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। तो अगला जो अटेम्प्ट होगा, ऐसा लगता है बीजेपी को, वो जेडीयू का, समाजवादी पार्टी का, अब वो आगे होगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उसको बढ़ाइए।
ये बर्रे के छत्ते में हाथ डालने जैसा है, उससे बचने की कोशिश है। बीटिंग द बुश, बर्रे के छत्ते में हाथ। अजय जी, बहुत सारे दिलचस्प डेटा अब सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। अतुल जी आ रही हूँ आपके पास, आऊंगी। मनोज जी आपके पास भी आऊंगी। छोटा छोटा रिमार्क सबसे लूंगी। 22% मिला था 2009 में। 1999 से 2004 तक अटल आडवाणी युग में वोट शेयर आपका 28% था, बढ़कर 2014 में 31% हुआ, 2019 में बढ़कर 37% हुआ। और जाहिर सी बात है, इसमें पिछड़ों का भी वोट बैंक शामिल हुआ, इसमें सारा वोट बैंक शामिल हुआ। 44% हो गया 2019 में बढ़कर, जो 2009 में 22 था, जैसा भी सुकेश कह रहे हैं। बात ठीक है। और 27% आरक्षण हम देते हैं ओबीसी को। वो 27% आरक्षण किस ग्राउंड पर आप देंगे जब आपके पास ओबीसी की संख्या का प्रामाणिक डेटा नहीं होगा? आप 2019 में एक अमेंडमेंट करते हैं और वो अमेंडमेंट आपको इतना जरूरी लगता है क्योंकि पिछड़ों की राजनीति हो गई, एससी पर एसटी पर राजनीति हो गई, लेकिन सवर्णों की राजनीति कौन करेगा? सवर्णों का गुस्सा नाराजगी कौन मोल लेगा? तो आप अमेंडमेंट करते हैं आर्टिकल 15(6) में और सुप्रीम कोर्ट उसको पास करता है। यानी कि जो रेस्ट ऑफ दी, जो बाकी सवर्ण क्लास है, 50% की कैपिंग ना छेड़ी जाए, लेकिन सवर्णों को भी खुश कर दिया जाए, तो आप उसको बढ़ाकर 59% समथिंग कर देते हैं। अब ऐसे में क्या अजय आलोक से ये क्यों ना पूछा जाए कि जो देश आरक्षण ही देता हो जाति के आधार पर 27%, उस देश को तो ये पता ही नहीं कि ओबीसी का डेटा क्या है कितने % ओबीसी। और उन ओबीसीज में भी जो कैटेगराइजेशन है उसमें क्रीमी लेयर ज्यादा पा जाती है और नीचे की जो लेयर है उसे टोटल योजनाओं का, कल्याणकारी योजनाओं का मात्र 1% मिलता है, रिप्रेजेंटेशन मात्र 1% है। तो अजय आलोक, आप बीजेपी के प्रवक्ता जरूर हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भारत सरकार का स्टैंड आपसे अलग होगा क्योंकि सरकार आपकी है। बिल्कुल सरकार मेरी है, मेरा स्टैंड अलग नहीं। मैंने एक आधिकारिक घोषणा की बात की थी, स्टैंड की बात नहीं कहता हूं, क्योंकि सरकार का स्टैंड वही होता है जो पार्टी का स्टैंड होता है। पहली बात। अभी बात हो रही थी कि मंडल 2.0 आ रहा है तो हम कमंडल की राजनीति करते थे। वो दौर निकल गया सुकेश, आपको 2 बार मैं बता चुका हूं आपके पहले भी डिबेट पे। यहाँ आप उस आदमी से राजनीति की बात कर रहे हैं जिसके दिमाग में मंडल है, दिल में कमंडल है, इसलिए मंडल और कमंडल की राजनीति और पुराने दौर की बात हो गई। यहाँ पे सामने नरेंद्र मोदी हैं जिनको पिछड़ों और अति पिछड़ों का हित समझाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए दूसरी बात पर। अभी काका जी बोल रहे थे, वो बोल रहे थे मैं बौद्धिक दाएं बाएं गोल मटोल कर रहा हूं। अपने डेटा थोड़ा ठीक से लेके आया कीजिए। आप बोलते बोलते रॉ में बोल गए कि 1999 में देवगौड़ा की सरकार थी और समय की बाध्यता है। आपसे क्षमा के साथ आपको रोक रही हूँ। मनोज जी का जवाब देंगे, फिर अतुल लोंडे पाटिल का जवाब देंगे, फिर राजीव रंजन का जवाब देंगे। इसीलिए मैं पूरे देश के लिए जवाब चाहती हूँ। आपको छोड़ दीजिए पॉलिटिकल पार्टीज को, मैं पॉलिटिकल पार्टीज का प्रश्न कर ही नहीं रही हूँ, मैं देश का प्रश्न देश के लिए सवाल ये है कि एक ही जवाब है रोहिणी, देश के लिए एक ही जवाब है। माने कि उसको क्यों ना पता हो कि ओबीसी का असल डेटा क्या है, कितना समय, कब तक हम कास्ट सेंसस की प्रतीक्षा करें, कब ये संभव होगा और कब ये चुनावी राजनीति से अलग हमें नजर आएगा होता हूं। बस इतना बता दीजिए अजय जी। देखिए अभी जो कास्ट सेंसस के लिए इतना ये लोग अच्छा हाय तौबा मचा रहे हैं, ये भी चुनाव से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। इस देश में हर चीज चुनाव से जुड़ा रहता है, ये वास्तविकता है। इससे ना आप मुकर सकती हैं ना मैं मुकर सकता हूं, और ये होगा जरूर, क्योंकि रोहिणी आयोग भी हम ही ने बैठाया है। आज रोहिणी आयोग के रिकमेंडेशन के बाद जस्टिस रोहिणी ने जो बयान दिए हैं उसके फीचर्स हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं कि 938 जातियों को आज तक एक बार भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। लेकिन होने के बाद क्रीमी लेयर छटेगा तो काका जी की पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को और बाकी पार्टियों को बहुत समस्या होने वाली है, क्योंकि इनके में तो ओबीसी का सारा मलाई आजादी के बाद से यही लोग खा रहे हैं। कोई तो अड़चन है अजय जी, बस छोटा-छोटा रिएक्शन, छोटा-छोटा रिमार्क। अतुल जी 10 सेकंड बाकी सब चीज अजय जी, आप अमेंडमेंट करके सवर्ण को ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में ले आते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ करता है, तो बहुत सारे रास्ते बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास रास्ता नहीं है। और मैं फिर कहूंगी कि जस्टिस इज डिलेड, जस्टिस इज डिनाइड। आप माने या ना माने, अतुल जी, और हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। हाँ, कराएंगे आप जी, बिल्कुल, पर तारीख नहीं बताएंगे। अतुल जी बहुत छोटा सा 10 सेकंड का रिमार्क। ये तो मंदिर वाली बात हो गई गरिमा जी। इसी तरह इन्होंने यूपीएससी से 16 साल बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी मिलता है,
लेकिन देखो आलोक जी सुन लीजिए, छोटा तो छोटा बस 10 सेकंड। यूपीएससी में आईएएस होने के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने को 16 साल लगते हैं, लेकिन ये लोग डायरेक्ट एंट्री दे रहे उन लोगों को विदाउट रिजर्वेशन जो है, विदाउट रिप्रेजेंटेशन जो है, डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पर ला रही है। मनोज जी 10 सेकंड का हमारी मंशा की बात अगर करोगे तो मनोज जी 10 सेकंड। देखिए गरिमा जी, आपने बहुत आधारभूत बात कही है कि जिसको आरक्षण देना है उसकी संख्या तो जानना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह कि इंदिरा साहनी वाला जो जजमेंट था, जो न्यायिक जजमेंट, वो तो तभी टूट गया ना जब 10% ज्यादा आरक्षण दे दिया गया। तो जो सुकेश रंजन भैया बात कर रहे थे, बहुत वाजिब आधारभूत कह रहे थे कि अब तो पिछड़ों के जो आरक्षण का गैप है वो भी बढ़ना चाहिए। अब तो वो दायरा ही टूट गया न्यायालय का, 49% से दायरा टूटा। ठीक है राजीव जी, बहुत छोटा सा रिमार्क, कंक्लूडिंग रिमार्क अगर आप दे पाए तो भर दीजिए यूनिवर्सिटी में जो खाली पड़े हुए पद हैं। देखिए मैं आज के आपके विषय पर मैं कहूंगा, और यूनिवर्सिटीज को लेकर मैंने अपना जवाब दे दिया है। सवाल अब भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश का है कि अगर उन्होंने इतने अड़चन लगाए, फिर भी पटना उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब बिहार सरकार ने इस काम को कहीं न कहीं शुरू करने का जो फैसला किया था वो सही ठहराया। ठीक है, कब उन्हें पिछड़ों की याद आएगी? वास्तविक तौर पर देश को अगर एक पिछड़े प्रधानमंत्री, तथाकथित पिछड़े प्रधानमंत्री की अगुवाई में वो चलाते हैं, तो फिर पिछड़ों की जो अपेक्षाएं हैं उसको वो कब पूरी करेंगे? वाजपेयी जी, प्रश्न तो बनता है भाई, बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ इतने ओबीसी मंत्री। 9 साल का जो आप देखें अगर सरकार का, तो प्रधानमंत्री को गरीबों के हित में कड़े फैसले लेने में कोई हिचक नहीं होती है। और ये मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है। जैसा कि मैंने कहा कि सरकार के पास रेडिली रिकॉर्ड अवेलेबल है। अब किस दिन बाहर आएगा उसका इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लेकिन 13 साल सर 13 साल पुराना डेटा नहीं जारी कर सकते ना सुकेश जी। क्या डर है? अगर वाकई ये डिले हो रहा है तो वो भय कौन सा है? क्या छूटेगा, क्या दरकेगा, क्या टूटेगा? मैंने एक लाइन में बताया आपको कि इसके बाद एक दूसरी मांग शुरू होगी कि 50% का जो कैप है उसको बढ़ाया जाए। ये बर्रे का छत्ता है, इसमें हाथ डालना बहुत खतरनाक होगा। करेगी बीजेपी? कर पाएगी बीजेपी सत्ता में रहते हुए 2024? समय 2024 नहीं, इसका समय निकल चुका है। 21 में शुरू होना था, अब उसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है, तो हम उससे आगे निकल चुके हैं। जातीय जनगणना नहीं होने को है। जातीय